देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है। और इसका हम जो 13वां पाठ पढ़ रहे थे, जो गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में है, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका है, वो हम पढ़ रहे थे। और उसके 3 भाग हमने पढ़ लिए थे। असहयोग आंदोलन भी पढ़ लिया था, गांधी जी को भी हमने समझ लिया था। आज हम असहयोग आंदोलन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अगले आंदोलन की तरफ हम जाएंगे। भाग 4 में सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था और फिर वो बंद कर दिया था क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था, आंदोलन में हिंसा हो गई थी। आंदोलनकारियों ने संयुक्त प्रांत के चोरा चोरी स्थान पर कुछ पुलिस वालों को मार दिया था, जिंदा जला दिया था, इसलिए वो आंदोलन बंद कर दिया गया। फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में जल्दी ही उनकी सजा कम कर दी गई और जल्दी ही गांधी जी को रिहा कर दिया गया। अब गांधी जी उसके बाद क्या करते हैं? तो देखिए, जेल से बाहर आने के बाद गांधी जी ने समाज सुधार के कार्य शुरू किए। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से इस भाग को। तो देखिए, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक गांधी जी ने अपने आप को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। जब वो आंदोलन बंद हो गया तो उसके बाद समाज सुधार कार्य, समाज सुधार का मतलब है दलित उद्धार के कार्य, जो निम्न जातियां थी उनका उत्थान करना है। छुआछूत बहुत ज़्यादा होती थी, भेदभाव बहुत ज़्यादा होते थे, उच्च जातियां उनको नहीं छूती थी, उनके मोहल्ले में नहीं जाते थे। तो छुआछूत समाप्त करना है, निम्न जातियों का उत्थान करना है, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना है और खादी का प्रचार करना है, खादी का महत्व समझना है, चरखा काटना है, ये चीज़ें लोगों को समझाना है। इन्हें क्या कहेंगे? समाज सुधार कार्य या रचनात्मक कार्य गांधी जी के, इनमें वो बिजी रहे। हमने समझा था ना कि गांधी जी एक राजनेता के साथ साथ एक बहुत अच्छे समाज सुधारक भी थे। तो देखिए, अपने आप को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा उन्होंने। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश लेने की सोची। तो 1928 में कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है कि गांधी जी फिर से राजनीति में आ जाएंगे, फिर से राजनीति की तरफ वो बढ़ेंगे। देखिए, अब कुछ दिन के लिए राजनीति से दूर हट गए थे, समाज सुधार के कार्यों में जुट गए थे, लेकिन अब फिर से 1928 के बाद राजनीति में आएंगे। क्या घटनाक्रम हुआ? तो देखिए, 1927 में आता है साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या था, इसको समझने के लिए एक बार ध्यान दीजिए आप इधर। साइमन कमीशन 1927 में आया था। सर जॉन साइमन एक व्यक्ति था, अंग्रेज, सर जॉन साइमन, वो तो अध्यक्ष था और उसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक मंडल अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में भेजा गया था। इंग्लैंड से भारत में आए थे। अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, सर जॉन साइमन। इसीलिए वो मंडल, वो कमीशन क्या कहलाया? साइमन कमीशन। 1927 में वो भारत में आया। क्या करना था उसे? क्यों आया? तो वो इस उद्देश्य से आया था कि कुछ संवैधानिक सुधार करने हैं। भारत में जो शासन चल रहा है उस शासन में कुछ सुधार करने हैं। इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि भारतीयों को क्या क्या अधिकार हमें देने चाहिए और किस तरह के शासन में सुधार भारत में करना चाहिए। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसको भेजा गया था? साइमन आयोग, साइमन कमीशन कह दें जिसको, वो आया था इंग्लैंड से भारत। इसमें सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन अध्यक्ष था और 7 अन्य सदस्य थे। सभी के सभी गोरे थे, श्वेत लोग थे, अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और भारतीयों ने इसको क्या नाम दिया? श्वेत कमीशन। भारतीयों ने श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया। भारतीय चाहते थे कि इस कमीशन में, इस आयोग में कुछ भारतीय लोगों को भी शामिल करो तो ये निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे। नहीं तो अंग्रेज तो पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट तैयार करके झूठी सच्ची लीपापोती करके अंग्रेजी सरकार को सौंप देंगे और कोई संवैधानिक सुधार भारत में लागू नहीं किया जाएगा। तो जहां भी साइमन कमीशन भारत में गया वहां पर भारत के लोगों ने काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये श्वेत कमीशन है, इसमें सभी लोग गोरे हैं, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और साइमन कमीशन का विरोध जब पंजाब में हो रहा था तो आपने पढ़ा होगा जरूर पिछली कक्षाओं में कि लाला लाजपत राय, पढ़े थे ना अपने, लाल बाल पाल, उनमें जो लाल थे लाला लाजपत राय, पंजाब में वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और विरोध के दौरान अंग्रेजी सरकार की पुलिस ने उन पर इतनी लाठियां बरसाई कि उनकी मौत हो गई थी। तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान
किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय, ये भी है। लेकिन इस पाठ में हम मुख्यतः गांधी पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए वो चीजें हमने यहाँ पर नहीं समझी है, नहीं लिखी है। तो देखिए साइमन कमीशन आया, मतलब राजनीतिक गतिविधि फिर से तेज हो गई भारत में। अब देखिए साइमन कमीशन के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया गया, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ यहाँ पर। अगला है फिर 1928 में एक हुआ बारदोली किसान सत्याग्रह या बारदोली किसान आंदोलन 1928 में। बारदोली गुजरात में पड़ता है। गुजरात में जो बारदोली के किसान थे उन पर अंग्रेज सरकार ने बहुत ज़्यादा कर लगाया हुआ था, उनकी फसलें खराब हो गई थी, तो भी कर में कोई रियायत नहीं दी गई थी। इसीलिए यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया, और ये कौन सा कह रहा है? बारदोली किसान आंदोलन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। वल्लभ भाई पटेल जो गुजरात के हैं, भारत के पहले गृह मंत्री भी वही थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। तो दो बड़े आंदोलन, एक 27 में एक 28 में हुए। इस समय गांधी जी क्या कर रहे थे? तो देखिए गांधी जी ने इन दोनों आंदोलनों में भाग नहीं लिया। गांधी जी कहां लगे हुए हैं? समाज सुधार के कार्यों में लगे हुए हैं। गांधी जी का आशीर्वाद इन आंदोलनों के साथ था, वो साथ थे इन आंदोलनों के, दोनों में वो समर्थन कर रहे थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने दोनों ही आंदोलनों में भाग नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसके हर वर्ष अधिवेशन होते थे और अलग अलग शहरों में। जैसे पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, फिर कलकत्ता में हुआ, फिर मद्रास में, ऐसे हर साल एक बार अधिवेशन होते थे जिसे वार्षिक अधिवेशन या वार्षिक सम्मेलन कहते थे। ऐसा ही कांग्रेस का एक अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ। ये लाहौर अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष कौन बने थे इसमें? अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। तो यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। पहला तो ये कि जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में चुनाव, यह महत्वपूर्ण बात थी। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे यहां जवाहरलाल नेहरू, जो युवा थे। तो जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था। इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व अब युवा पीढ़ी को सौंप दिया गया है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो है महत्वपूर्ण इस अधिवेशन के बारे में, वो ये है कि पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। सीधी सी बात है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? कौन सा है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। लाहौर में अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय युवा थे। तो युवा थे तो उन्होंने कहा कि अब तक जो कांग्रेस मांग कर रही थी स्वशासन की, अंग्रेजी सरकार की छत्र छाया में ही हमें कुछ अधिकार दो, ऐसी मांग कर रही थी। अब कह रहे हैं कि नहीं, हमें पूरी आजादी दो, पूर्ण स्वतंत्रता दो, ऐसी मांग शुरू कर दी कांग्रेस ने, भारतीय नेताओं ने। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ध्यान रहेगा, लाहौर का 1929 का लाहौर अधिवेशन है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा की गई या प्रस्ताव पारित किया गया। तो अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई थी, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था उसके बाद राजनीति की गति थोड़ी मंद पड़ गई थी। गांधी जी भी समाज सुधार कार्यों में लग गए थे, अन्य नेता भी ज्यादा सक्रिय नहीं थे। लेकिन इसके बाद पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे और उसके लिए हम आंदोलन करेंगे, कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। तो राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई थी। और 26 जनवरी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। मतलब पहला पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, लेकिन प्रतीक के रूप में मना लिया है। कब? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, यह भी ध्यान रखना है। अब इस स्वतंत्रता दिवस पे हमें क्या करना है, इसकी तैयारियां की गई। तो गांधी जी ने लोगों को क्या कहा कि 26 जनवरी 1930 को हमें क्या करना है? तो देखना क्या कहते हैं। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। ये गांधी जी ने लोगों को बताया। क्या बताया? तो देखिए क्या उद्घोषणा की है कि कैसे मनाएंगे हम पहला अपना जो स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को जो मनाएंगे, वो किस तरह मनाएंगे, गांधी जी क्या कह रहे हैं। तो देखिए, नगाड़े पीट कर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए।
नगाड़े पीटकर सभी लोगों को बताया जाए कि भाई 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराकर हम क्या मनाएंगे, प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तिरंगा आज के जैसा नहीं होता था कि रंग तो यही होते थे, लेकिन बीच में चक्र की जगह चरखा होता था उस समय के तिरंगे में। अब देखिए, तो सबको बता देंगे। उसके बाद क्या करना है, पहला काम राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के समारोह से शुरुआत होगी, मतलब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने से इस समारोह की शुरुआत करनी है सबको। फिर कह रहे हैं अब दिन का बाकी हिस्सा, राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया, उसके बाद क्या करना है, दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूत कताई हो, या तो बाकी हिस्सा रचनात्मक कार्य करने हैं, कुछ अच्छे काम करने हैं, चाहे तो सूत कताई है, खादी बुनो चरखा चला के, या दलितों के पास जाओ और उनको समझाओ, दलितों से छुआछूत विरोधी कार्य करने हैं, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, या हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित कुछ कार्य करने हैं, या सारे एक साथ करने हैं, ऐसा कार्य हमें इस दिन करना है। ये स्वतंत्रता का असली मतलब होता है, गांधी जी समझा रहे हैं। तो देखिए, सूत कताई हो अथवा अछूतों की सेवा अथवा हिंदू और मुसलमानों के पुनर्मिलन अथवा ये सभी एक साथ करने में भी व्यतीत होगा, यह असंभव नहीं है। ये सारे कार्य भी एक साथ एक ही दिन में कर सकते हैं हम, ये भी असंभव नहीं है। आगे क्या कहते हैं, इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़ता पूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे, जो भी इस पहले पूर्ण स्वराज दिवस में भाग लेगा वो ये प्रतिज्ञा भी लेंगे। क्या प्रतिज्ञा लेंगे, गांधी जी कह रहे हैं कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहरणीय अधिकार है। मतलब हमें भी स्वतंत्र होने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य लोगों को, अन्य देशों में जो स्वतंत्रता है वैसे ही हम भी अब स्वतंत्र होंगे। अपनी मेहनत है, इसका फल हम खुद लेंगे, ना कि अंग्रेज ले हमारी मेहनत का फल। तो ऐसी प्रतिज्ञा लेनी है अहरणीय, जिसको कोई छीन ना सके, ऐसा अधिकार हमें है स्वतंत्र होने का, ऐसी प्रतिज्ञा लेनी है। और यह कि यदि कोई सरकार लोगों के इन अधिकारों से वंचित करती है, अगर कोई सरकार इस स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करती है तो उनका दमन करती है, तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। कह रहे हैं कि यह भी प्रतिज्ञा लेनी है कि हमें स्वतंत्र होने का अहरणीय अधिकार है। अगर कोई सरकार हमारे इन अधिकारों का हरण करती है, हमसे छीनती है, तो हमें उसके खिलाफ, मतलब उसके तो दमन करती है, तो लोगों को इन्हें बदलने, उन कानूनों को बदलने का भी अधिकार है। इस तरह से ये समारोह मनाना है। ये गांधी जी के स्पष्ट निर्देश थे। कौन सा समारोह, प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस, जो कब मनाया गया था बच्चों, 26 जनवरी 1930 को। देखिए आगे, अब गांधी जी एक बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं और इस आंदोलन की शुरुआत होती है दांडी यात्रा से। क्या करने वाले हैं गांधी जी, तो समझिए कि गांधी जी कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्र होने का अब अधिकार है, और जो भी अंग्रेजी सरकार ने ऐसे कानून बना रखे हैं जो भारतीयों के दमन के लिए हैं, भारतीयों का शोषण करते हैं, वो कानून, उन सब कानूनों को तोड़ेंगे। और ऐसा ही एक कानून अंग्रेजों ने बनाया हुआ था, जो था नमक कानून। समझना इस चीज को, नमक कानून क्या था ये, अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। औपनिवेशिक सरकार है, वो तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमानी तो भारत में बैठे हैं, तो भारत का हर आम और खास आदमी नमक का इस्तेमाल करता था, तो अंग्रेजों ने नमक पे भी टैक्स लगा दिया। अब नमक महंगा होने वाला था और गांधी जी को लगता था कि ये कानून गलत बनाया है अंग्रेजों ने, इसलिए इस कानून का विरोध करेंगे, इस कानून को तोड़ेंगे। और इसके लिए गांधी जी ने एक यात्रा शुरू कर दी कि मैं खुद तोड़ूंगा ये कानून। किस तरह तोड़ूंगा, मैं अपने आश्रम साबरमती से दांडी जाऊंगा। दांडी समुद्र के किनारे गुजरात में एक स्थान है, वहां पर जाऊंगा, अपने आश्रम साबरमती से पैदल चल के दांडी तक जाऊंगा। यही क्या है, दांडी यात्रा। और वहां पर समुद्र के खारे पानी से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ूंगा, और जिसे मुझे गिरफ्तार करना है वो आ जाए, मुझे गिरफ्तार कर ले। और हर भारतीय इन कानूनों को तोड़ेंगे, नमक कानून तोड़ेंगे, या जो भी कानून उन्हें शोषणपूर्ण लगता है उन सब कानूनों को भारतीय तोड़ेंगे। देखते हैं अंग्रेज सरकार कितने लोगों को गिरफ्तार करती है और कितने लोगों को जेल में डालती है। यही क्या कहलाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
विनय पूर्वक अवज्ञा करनी है, सरकार के कानूनों की अवज्ञा करनी है, आज्ञा नहीं माननी है, मतलब अवज्ञा करनी है, और वो भी विनय पूर्वक, हिंसा नहीं करनी है। विनय पूर्वक कहना है कि मैं जा रहा हूं दांडी और जाके नमक बनाऊंगा, ये बड़े विनय पूर्वक आपसे कह रहा हूं, और आप गिरफ्तार करना चाहते हो तो कर लो। कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे, करो, हम भी देखते हैं कि तुम में कितना दम है। गांधी जी सीधी धमकी दे रहे हैं अंग्रेज सरकार को, और दांडी यात्रा की घोषणा कर दी। देखिए, गांधी जी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश सरकार के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है। नमक का उत्पादन सरकार करेगी, सरकार जिसको लाइसेंस देगी वो ही उत्पादन करेगा, ऐसा कानून था। और ये गलत था, नमक पर टैक्स लग जाना था, महंगा था, तो ये गलत कानून था। और इस कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे, ऐसी गांधी जी ने घोषणा की। अब शुरू होगी नमक यात्रा, इसी को कहते हैं दांडी यात्रा। ये यात्रा कहां से शुरू हुई थी? उनका आश्रम था साबरमती आश्रम, गुजरात में, साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद में। और कहां जाना है? समुद्र किनारे दांडी जाना है, समुद्र के खारे पानी से नमक बनाकर ये कानून तोड़ना है गांधी जी को। तो ये यात्रा किस दिन शुरू हुई? प्रारंभ होती है 12 मार्च 1930 को। ध्यान रखना, ये साबरमती आश्रम से कब शुरू हुई नमक यात्रा या दांडी यात्रा? 12 मार्च 1930 को। और पैदल चलते गए गांधी जी। गांधी जी रास्ते में जहां भी रुकते थे किसी गांव में, वो गांव के लोग उनको खाना खिलाते थे, गांधी जी भाषण देते थे, गांव के लोग सुनते थे। और गांधी जी जब सुबह उठ के चलते थे तो गांधी जी के साथ उस गांव के लोग भी साथ चल देते थे। मतलब गांधी जी कम लोगों के साथ निकले थे साबरमती आश्रम से, लेकिन जब वो दांडी पहुंचे, जब तक लाखों लोग गांधी जी के साथ साथ जा रहे हैं नमक कानून तोड़ने। यही क्या है? दांडी यात्रा। और ये यात्रा कब खत्म हुई? 5 अप्रैल 1930 को। लगभग 24 दिन पैदल चले, फिर वो दांडी पहुंच गए। और 6 अप्रैल को, 5 अप्रैल को पहुंच गए, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा, और इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। हमने बताया था ना, गांधी जी के 3 आंदोलन हम पढ़ेंगे। पहला हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, कौन सा था? असहयोग आंदोलन। दूसरा बड़ा आंदोलन आज पढ़ रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, जो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये चित्र है कि गांधी जी पैदल चल रहे हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग। देखिए, इतने ही नहीं, ये पीछे की तरफ कितने सारे लोग दिख रहे हैं। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा काफिला, लाखों लोगों का काफिला दांडी की तरफ बढ़ रहा है। तो दांडी यात्रा का एक चित्र जो उस समय के अखबारों में छपा, वो है जो आपकी किताब से लिया गया है। फिर ये पहुंच जाते हैं दांडी, और देखो कैसे नमक उठा के और नमक कानून को तोड़ रहे हैं। तो ये चित्र है दांडी यात्रा और नमक कानून को तोड़ते हुए। आगे देखिए, पूरे देश में अलग अलग कानूनों का उल्लंघन किया गया। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया दांडी में, और उसी दिन से पूरे भारत में नमक सत्याग्रह कह दो इसको, या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। पूरे भारत में अलग अलग कानूनों का उल्लंघन किया गया। ऐसा ही नहीं कि केवल नमक कानून तोड़ना है, जो भी कानून आपको गलत लगता है, भेदभावपूर्ण लगता है, शोषणपूर्ण लगता है, उन कानूनों का उल्लंघन करो, लेकिन हिंसा से नहीं, विनय पूर्वक। इसीलिए क्या है? सविनय अवज्ञा करनी है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कह दिया इसको। किसानों ने, अब किसानों ने कौन से कानून तोड़े? किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया। जो किसान और कुछ लोग होते थे ग्रामीण, वो वन से कुछ उत्पाद प्राप्त करते थे, लकड़ी लाते थे, फल लाते थे, जड़ी बूटियां लाते थे, उनसे उनका जीवन चलता था। अंग्रेजों ने वनों में घुसने पर भी रोक लगा दी, इसलिए उन कानूनों का, वन में नहीं घुसना है, ये कानून था औपनिवेशिक सरकार का। तो दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया आदिवासी और किसानों ने। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए, उनको लगता था कि कम वेतन मिलता है, शोषण हो रहा है, तो उन्होंने भी गांधी जी का अपने तरीके से समर्थन किया और वो हड़ताल कर दी उन्होंने। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया, नहीं जा रहे हैं वो अदालत में। विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थान में पढ़ने से इनकार कर दिया। सरकार ने लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार होने वाले में गांधी जी भी थे। गांधी जी को भी बाद में सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, और लगभग 60,000 लोगों को, जिन्होंने विभिन्न कानून तोड़े थे, पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं।
यात्रा के दौरान जब दांडी यात्रा कर रहे थे उस समय गांधी जी जहां भी रुकते थे वहां वो लोगों को भाषण देते थे, लोगों को समझाते थे कि आंदोलन कैसे चलाना है, क्या करना है, हमने जो पूर्ण स्वराज की मांग की है अंग्रेजों से लाहौर अधिवेशन में उसको कैसे प्राप्त करना है, पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण स्वराज मिल गया तो बस तुम आजाद हो गए, नहीं, असली आजादी क्या है, असली आजादी है कि समाज से भेदभाव खत्म होना चाहिए, छुआछूत खत्म होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होना चाहिए और देश में राम राज्य आना चाहिए। ऐसी गांधी जी की सोच थी। तो भाषण में वो इसी तरह की बातें करते थे। तो क्या भाषण दिए समझते हैं। गांधी जी ने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएं। गांधी जी जहां भी जाते थे तो पुलिस वगैरह उन पे नजर रखती थी कि ये क्या कर रहे हैं, जो सरकार को रिपोर्ट भी देती थी कि आज गांधी जी ने क्या किया, आज क्या किया, इस तरह से। तो जो अधिकारी सुनते थे गांधी जी को, उनको कहा कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ दो जो भारतीय अधिकारी हैं और स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल हो जाओ। वसना एक गांव था और वहां पर गांधी जी भाषण दे रहे थे कुछ ऊंची जाति के लोगों को। तो उनको क्या समझाया गांधी जी ने, वसना गांव में ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा था, यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। केवल यह नहीं कि तुम आंदोलन में शामिल हो गए तो बस हो गया, साथ में स्वराज का असली मकसद जब ही प्राप्त कर पाएंगे जब आप क्या करोगे, अछूतों की सेवा करोगे। दलित जो निम्न जाति के हैं उनको भी अपने बराबर अधिकार दोगे और उनकी सेवा करोगे। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। और इस तरह से बहुत लंबा उन्होंने भाषण दिया, जो हमने मुख्य बिंदु यहां पर समझे हैं गांधी जी के भाषण के। स्वराज के लिए हिंदू, मुस्लिम, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा और ये स्वराज की सीढ़ियां हैं। ये तो स्वराज की पहली सीढ़ी है कि एकता स्थापित करो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाओ और एक होकर स्वराज प्राप्ति की आवाज उठाओ, अंग्रेजी सरकार के सामने आंदोलन करो। आगे लिखा हुआ है कि एक पुलिस अधिकारी था जो गांधी जी की हर गतिविधि पे नजर रखता था और प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करके वो अंग्रेजी सरकार को पहुंचाता था कि गांधी जी अब कहां पहुंच गए दांडी यात्रा के दौरान, अब कहां है और क्या चल रहा है, क्या गतिविधि चल रही है। गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी सरकार, क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार करते ही कहीं आंदोलन ज्यादा ना भड़क जाए, इसलिए शुरुआत में गिरफ्तार नहीं किया। देखिए क्या कहता है ये अपनी रिपोर्ट में जिला सुप्रिंटेंडेंट, जो पुलिस है ना, पुलिस जिला सुप्रिंटेंडेंट ने लिखा था सरकार को, अंग्रेजी सरकार को भेजा है, लिख रहा है कि श्री गांधी शांत और निश्चिंत दिखाई दिए। उनके चेहरे पे कोई चिंता नहीं थी, वो बहुत शांत और निश्चिंत थे, भाषण दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे और यात्रा अपनी जारी रखी हुई थी उन्होंने। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। यात्रा के दौरान जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते थे, एक गांव से गुजरे तो उस गांव के लोग गांधी जी के साथ हो गए, दूसरे से गुजरे तो वो भी साथ हो गए। तो जैसे जैसे गांधी आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी ताकत, मतलब लोगों की संख्या, जो उनके समर्थक हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी रिपोर्ट इन्होंने दी थी सरकार को। तो ये थी गांधी जी की दांडी यात्रा। अब देखिए थोड़ी और चीजें हैं। संवाद। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, बहुत जबरदस्त हुआ, भारत में विभिन्न तरह के कानून तोड़े, सरकार ने 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया, कांग्रेस के मुख्य नेता भी गिरफ्तार हुए, गांधी जी भी गिरफ्तार हुए, लेकिन कितनों को गिरफ्तार करे। तो अब अंग्रेजी सरकार को लगने लग गया था कि भारतीयों से बातचीत करनी चाहिए, कुछ समाधान निकालना चाहिए। भारतीय जो मांग कर रहे हैं पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज तो नहीं देंगे, पूरी आज़ादी तो नहीं देंगे, लेकिन भारतीयों को कुछ अधिकार देने का समय आ गया है। क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, विदेशी मीडिया, विदेशी समाचार पत्र, जो अमेरिका वगैरह के पत्रकार थे, उन्होंने भी खूब लिखा इस यात्रा के बारे में। गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे और भारत में कैसे अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रही है, ये खबरें विदेशी अखबारों में भी छपती थी। तो अंग्रेजों की बड़ी बेइज्जती हो रही थी विदेशों में भी। तो कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण अंग्रेजों को संवाद, भारतीयों से संवाद करने के लिए वो मजबूर हो गए, बातचीत करने के लिए मजबूर हो गए। तो वो समझेंगे। पहले दांडी यात्रा के कुछ बिंदु हैं, वो देखते हैं। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। नमक यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ 3 ऐसे कारण हैं जो जरूरी है ध्यान रखने।
3 कारण तो कम से कम इंपॉर्टेंट हैं जिनके कारण ये प्रसिद्ध हो गई थी। पहला है, यही वह पहली घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आए। अब तक भारत में बहुत प्रसिद्ध थे, अफ्रीका से आए थे तो अफ्रीका में प्रसिद्ध थे, लेकिन इस समय अमेरिकी पत्रकार भी यहां पे थे तो उन्होंने भी बहुत चीजें लिखी इस नमक यात्रा के बारे में। तो गांधी जी पूरी दुनिया में अब प्रसिद्ध हो गए थे, उनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इस यात्रा के बाद। अगला, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब तक औरतें आंदोलन में बहुत ज्यादा शामिल नहीं होती थी, लेकिन इस आंदोलन में औरतों ने भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शराब के ठेकों पे उन्होंने धरने दिए, विदेशी कपड़ों की होलियां जला दी उन्होंने। तो इस तरह से महिलाओं ने भी बहुत ज्यादा भाग लिया। एक ये भी मुख्य बिंदु है इस नमक यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। देखिए कि गांधी जी को सलाह दी थी किसी ने कि महिलाओं को भी अपने साथ ले लीजिए। तो ये किसने आगे लिखा है? समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित ना रखें, बल्कि महिलाओं को भी साथ लेके चलें। तो गांधी जी ने महिलाओं से आह्वान किया कि आप भी आइए और स्वराज प्राप्ति की इस लड़ाई में शामिल हो जाइए। तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। आगे अगला बिंदु है, नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को एहसास हुआ था कि अब भारत में उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। ऐसा अंग्रेजों को अब एहसास हो गया था कि भारतीय जागरूक हो गए, अब उन्हें सत्ता में कुछ हिस्सा देना ही पड़ेगा। और इसीलिए वो भारतीयों से अब कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ संवाद स्थापित करना चाहते हैं। और इसके लिए लंदन में सम्मेलन किए गए जिन्हें कहते हैं गोल मेज सम्मेलन। एक गोल मेज होती थी और उसके चारों तरफ बैठ के नेता लोग बात करते थे। लंदन में हुए 3 गोल मेज सम्मेलन। क्यों? क्योंकि भारतीय नेताओं को बुलाओ लंदन में और अंग्रेजी सरकार अब उनसे संवाद करेगी, बातचीत करेगी, कुछ अधिकार देगी उनको। इसलिए क्या बुलाए गए? गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। देखिए गोलमेज सम्मेलन होंगे। अब कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। उद्देश्य क्या था? क्यों हो रहे हैं गोलमेज सम्मेलन? भारतीयों से संवाद स्थापित करना और भारतीयों को सत्ता में कुछ हिस्सेदारी देने के लिए ऐसा किया गया था। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है नवंबर 1930 में। कहाँ हुआ? लंदन। तीनों ही लंदन में होंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। अंततः यह बैठक निरर्थक ही साबित हुई। क्या है ये? कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हो रहा है, उस समय गांधी जी तो जेल में हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी जेल में हैं और भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। तो भारत में जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस थी। कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। अब भारतीयों से अगर बात करनी है तो भारत की जो जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व कौन करती है? कांग्रेस। वही जब यहाँ नहीं आएगी तो किससे बातचीत करेंगे? हालांकि मुसलमानों की तरफ से मुस्लिम लीग जो उनकी पार्टी होती थी, कुछ मुसलमान उसमें शामिल थे, तो उनकी तरफ से भी एक नेता वहां पे गया था। दलित वर्ग की तरफ से भीमराव अंबेडकर भी गया था। लेकिन बड़े भारत का नेतृत्व कौन करती है? कांग्रेस। और उसने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। इसलिए इस सम्मेलन में कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकल पाया, कोई बातचीत नहीं हो पाई। तो बड़े नेता शामिल नहीं हुए। अंततः यह बैठक क्या हुई? निरर्थक ही साबित हुई। अब क्या है कि वहां की सरकार ने भारत में जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको कहा कि कांग्रेस से बातचीत करो, गांधी जी से बातचीत करो और उनको कहो कि दूसरा जो सम्मेलन हम रखेंगे लंदन में अगले साल 1932 में, उसमें आके 30 में, अब 31 में अगला रखेंगे, उसमें आकर यहाँ पर हिस्सा लीजिए। इसलिए देखिए जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार के आदेश हैं तो वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे भारत में उस समय, उन्होंने गांधी जी को जेल से छोड़ा पहले तो। फिर गांधी जी से बातचीत करेंगे कि आप आंदोलन तो बंद करो,
हम बातचीत करेंगे आपसे और आपकी क्या डिमांड है हमें बताइए और हम उन पे विचार करेंगे। तो बातचीत करने के लिए फिर एक पहले समझौता करेंगे आंदोलन बंद करने के लिए। तो समझौता होता है गांधी और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के बीच, इसलिए कहलाया गांधी इरविन समझौता। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। अब इस समझौते में क्या तय हुई बातें हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना है। गवर्नर जनरल ने कहा इरविन जी ने गांधी जी से कि आप ये आंदोलन चला रहे हो, इसको बंद कीजिए, इस आंदोलन को आप वापस लेने की घोषणा कीजिए। ठीक है, शांति स्थापित हो फिर बातचीत होगी। ठीक है, पहली शर्त थी। फिर क्या कह रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं कि आंदोलन तो जब भी वापस लेंगे जब आप नमक पर से टैक्स हटा दोगे, नमक कानून को समाप्त कर दोगे और जितने भी भारतीय लोग तुमने जेल में ठूंस दिए हैं उनको भी छोड़ दोगे, तभी बंद होगा। तो गांधी जी ने क्या डिमांड रखी? सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाके, मतलब समुद्र के आसपास के इलाके, तटीय इलाके में नमक उत्पादन की अनुमति देना। ये आप मान लोगे हमारी बात तो हम आंदोलन बंद करेंगे। तो गवर्नर जनरल ने ये बात मान ली, लेकिन ध्यान देना, गवर्नर जनरल ने ये बात मानते हुए एक शर्त और रखी। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल सभी कैदियों को रिहा कर देंगे जो जेल में है, जिनको हमने जेल में डाल दिया है, लगभग 60,000 लोग हैं, लेकिन उन्हीं को रिहा करेंगे जिन पे हिंसा का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मतलब जिन्होंने केवल तोड़ फोड़ की है, आंदोलन में भाग लिया है, कोई विशेष जुर्म नहीं किया, उनको तो छोड़ देंगे। लेकिन किसी ने किसी अंग्रेज की हत्या की हो या किसी को मारपीट की हो किसी के साथ, जिस पर हिंसा का मुकदमा हो, उसे हम जेल से नहीं छोड़ेंगे। ऐसा किसने कहा? इरविन ने। ये बात क्यों मैंने पॉइंट की है कि हिंसा हो, जिसने हिंसा का मुकदमा जिस पे चल रहा है उसको नहीं छोड़ेंगे, ये इसलिए पॉइंट की है कि इसी समय लाहौर की सेंट्रल जेल में हमारे प्रिय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बंद थे लाहौर की सेंट्रल जेल में इस समय, और उन्हें फांसी की सजा भी सुना दी गई थी और उनको फांसी की सजा तय की गई थी और तारीख भी तय कर दी थी कि 23 मार्च, ये समझौता हो रहा है 5 मार्च को और उनकी फांसी की तारीख क्या थी? 23 मार्च 1931 को हम उन्हें फांसी देंगे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो गांधी जी चाहते तो ये कह सकते थे कि बिल्कुल उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा तभी हम समझौता करेंगे, लेकिन गवर्नर जनरल ने पहले ही कह दिया कि जिस पर हिंसा का मुकदमा है उसे नहीं छोड़ेंगे। और चूंकि राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी लाहौर में? उन्होंने, पता है आपको? सैंडर्स नामक अधिकारी की हत्या की थी, इसलिए उनको नहीं छोड़ा गया और 23 मार्च को उनको फांसी लग गई। और इस चीज के लिए गांधी जी की बड़ी आलोचना हुई देश में कि उन्होंने प्रयास ही नहीं किए भगत सिंह को बचाने के। लेकिन गांधी जी भी अपनी कुछ उनके सिद्धांत थे जीवन में, उन पे वो उन सिद्धांतों से बिल्कुल समझौता नहीं करते थे, जिनमें एक अहिंसा भी था कि हिंसक आदमी का साथ नहीं दूंगा, और अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या शर्त थी? फिर लॉर्ड इरविन ने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन जिस पर हिंसा का मुकदमा है उसे नहीं छोड़ेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। लेकिन हमारी फिर एक शर्त है। लॉर्ड इरविन साहब फिर कह रहे हैं, ये भी शर्त है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तुम भाग लोगे, जाके वहां लंदन में बातचीत करोगे। तो इन शर्तों के साथ ये समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को। अब गांधी जी जाएंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की फोटो है। इस तरह चारों तरफ टेबल लगे होते थे, टेबल के चारों तरफ ये नेता बैठ जाते थे। यहाँ गांधी जी बैठे हुए हैं, ये कुछ अंग्रेज अधिकारी हैं। अब ये बातचीत करेंगे, गांधी जी के साथ कुछ अन्य भारतीय भी हैं। ठीक है, ये अब बातचीत करेंगे। तो जो सम्मेलन हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, देखिए इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर कौन गए? गांधी जी की मैं जाऊंगा कांग्रेस की तरफ से, गए लंदन। मुस्लिम लीग कहती थी कि मुसलमान जो अल्पसंख्यक हैं भारत में, उनका प्रतिनिधि मैं करती हूं। कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है मुसलमानों के बारे में बात करने का, इसलिए मुसलमानों की तरफ से किसने भाग लिया? मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने।
राजे रजवाड़े जो भारत में बहुत सारी रियासतें थी, उन्होंने भी हिस्सा लिया कि भाई कुछ मिलेगा। अब लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज खुद बुला रहे हैं कि भाई कुछ बातचीत करेंगे, कुछ अधिकार भारतीयों को दिए जाएंगे। तो राजे रजवाड़े भी पहुंच गए। जो भारत में बहुत सारी छोटे मोटे राजा थे, रियासतें थी, अपने राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 छोटे मोटे ठिकाने 21। तो ये भी कुछ लोग गए थे, जैसे राजस्थान में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह भी सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। एक और चुनौती थी, तीसरी चुनौती जिसको कहेंगे, वो थे वकील और विचारक, जिनका नाम था B.R. अम्बेडकर की तरफ से। वो भी गए, और वो किनकी तरफ से गए, किनका प्रतिनिधित्व करने गए? निचली जातियों का प्रतिनिधि करने गए, या दलित वर्ग का प्रतिनिधि करने। तो मतलब कितने लोग पहुंच गए? एक तो कांग्रेस है, कांग्रेस बात करेगी। मुसलमानों की तरफ से मुस्लिम लीग और उसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी पहुंच गए, वो भी कुछ मांग करेंगे मुसलमानों के लिए। राजे रजवाड़े भी मांग करेंगे। भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर भी दलितों के लिए कुछ मांग करेंगे। अब ये जब सम्मेलन शुरू हुआ तो इसमें समस्या आई। क्या समस्या है? B.R. अंबेडकर ने निम्न जातियों या दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रख दी कि भाई आप जब अब भारत में चुनाव वगैरह करवाओगे, थोड़े बहुत भारतीय जो चुने जाएंगे, तो उस चुनाव में दलित तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, उनकी स्थिति ऐसी है भारत में, लड़ गए तो जीत नहीं सकते, चुनाव लड़ेंगे तो अगर दलित, इसलिए पृथक निर्वाचक मंडल दो। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र निश्चित कर दो, जैसे आज की भाषा में आप आरक्षण की तरह समझें, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल में कह रहे हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र निश्चित कर दो, उन क्षेत्रों में दलित ही चुनाव लड़ेंगे और दलित ही वोट डालेंगे। यही क्या था? पृथक निर्वाचक मंडल। और गांधी जी ने कह दिया कि नहीं, पृथक निर्वाचक मंडल अगर दिया तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए गांधी जी ने मना कर दिया और यह सम्मेलन, मतभेद हो गया गांधी और अंबेडकर के बीच, और यह सम्मेलन भी असफल रहा और गांधी जी बीच में ही सम्मेलन को छोड़ के भारत आ गए। तो देखिए, गांधी जी ने इस मांग का विरोध किया। क्यों किया गांधी जी ने मांग? उनका मानना था कि ऐसा करने पर समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वे स्वर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग रह जाएंगे। गांधी जी कहते हैं अगर कुछ क्षेत्र निश्चित कर दे दलितों के लिए कि इस जगह से दलित ही तो चुनाव लड़ेगा और दलित ही वोट डालेंगे, तो समस्या क्या है? जो स्वर्ण हिंदू है, जो स्वर्ण हिंदू है वो उनसे दूर रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, छुआछूत होती है इनके बीच, ये इनको छूते नहीं है स्वर्ण हिंदू। अगर ये ऐसे अलग हो गए तो ये तो हमेशा के लिए ही अलग रह जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि उनको साथ लाओ और मुख्य धारा में लेके आओ। इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया और भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद हो गए और सम्मेलन को बीच में छोड़ के गांधी जी वापस आ गए। तो देखिए, पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में समस्या क्या थी, गांधी जी क्या कहते हैं, थोड़ा और डिटेल से देखिए। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए क्या कहा था गांधी जी ने? अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दास्ता स्थायी रूप ले लेगी। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बने रहें? पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक का यह भाव और मजबूत हो जाएगा, वो हमेशा के लिए अलग थलग पड़े रहेंगे और देश में विभाजन की नौबत भी आ सकती है। जरूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए और जब आप यह लक्ष्य प्राप्त कर लें तो एक अड़ियल श्रेष्ठ वर्ग द्वारा एक कमतर वर्ग पर थोप दी गई अवैध व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। अब आप इस अवैध प्रथा को नष्ट कर देंगे तो किसी को पृथक निर्वाचक मंडल की आवश्यकता ही कहां रह जाएगी। अस्पृश्यता खत्म कर देंगे, हम कोशिश कर रहे हैं और गांधी जी सच में कोशिश कर भी रहे थे, तो पृथक निर्वाचक मंडल की आवश्यकता ही कहां रह जाएगी। ये भाषण दिया, ये दलील पेश की, पृथक निर्वाचक मंडल के विरोध में गांधी जी द्वारा ये दलील पेश की गई। ठीक है, तो मतभेद हो गए, अंबेडकर डटे रहे कि चाहिए, गांधी जी ने मना कर दिया, तो फिर गांधी जी बीच में ही सम्मेलन को छोड़ के भारत आ गए। ये सम्मेलन में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और ये असफल रहा। आगे अब देखो, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है तो अंग्रेज जो हैं, विलिंगटन, बाद में अंग्रेज वहां के प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के, वो गांधी जी पे बड़े नाराज हो गए और गांधी जी के बारे में क्या क्या कह दिया उन्होंने। देखिए, अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। गांधी जी का इतना जन समर्थन है, इसलिए कह रहे हैं, गांधी जी की आलोचना कर रहे हैं। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे गहरी राजनीतिक चाल होती है। राजनीतिक चालबाज कह रहे हैं गांधी जी को। देखता हूं कि
अमेरिकी प्रेस उनको गजब का आदमी बताती है। अमेरिका की प्रेस अखबारों में बहुत तारीफ होती थी गांधी जी, जिससे चिढ़ जाते थे, तो कहते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं जो इनके गजब आदमी इनको बताती है। लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी जी को भगवान मान बैठी है, जबकि वो है एक पाखंडी। ऐसा कौन कह रहे हैं? विलिंगटन। आगे देखिए थोड़ा सा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन फिर 1932 में हुआ, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया नहीं। तो फिर अंग्रेजों ने भारत के लिए जो संवैधानिक सुधार करने थे वो फिर कर दिए और भारत के लिए एक नया अधिनियम तैयार कर दिया, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचक मंडल भी लागू किए गए, लेकिन गांधी जी और अंबेडकर ने फिर समझौता करके उन निर्वाचक मंडलों को निरस्त कर दिया था और फिर आरक्षण जैसी व्यवस्था दलितों के लिए गांधी जी ने करवा दी थी। अब देखिए आगे, 1935 के नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये लागू किया गया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद भारतीयों को कुछ अधिकार दिए गए, उनको अपनी सरकार चुनने के अधिकार दिए गए। तो भारत में फिर 11 प्रांतों में चुनाव हुए और उन चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने पसंद नहीं किया, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तो वो हार गए थे। तो ये पता चल रहा है कि मुसलमान भी किसके साथ थे? कांग्रेस के साथ। तो 1935 के नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया और सीमित मताधिकार के आधार पर 11 प्रांतों में चुनाव हुए और जिनमें से 8 प्रांतों में कौन जीत गई? कांग्रेस सरकार जीत गई थी। आगे देखिए, सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो आपको याद है बच्चों, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। पहले विश्व युद्ध के बारे में हमने कक्षा में चर्चा की थी कि पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों के समर्थन की जरूरत थी और भारतीयों ने बिना मांगे अंग्रेजों को समर्थन दिया, इस उम्मीद से कि अंग्रेजों पे संकट आया है तो हम इनका साथ देंगे और जब अंग्रेज इस युद्ध में जीत जाएंगे, प्रथम विश्व युद्ध में, तो फिर हमें कुछ हमारे अधिकार दिए जाएंगे, हमारी कुछ मांगे पूरी होगी, भारतीयों के लिए कुछ अच्छा काम अंग्रेज करेंगे। लेकिन विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को मिला क्या था? रोलेट एक्ट जैसा काला कानून और जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड। इसलिए जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेजों ने जब भारतीयों से समर्थन मांगा, अब भारतीय समर्थन नहीं देंगे। भारतीय कह रहे हैं कि अब हम तुम्हें समर्थन नहीं देंगे, तुम्हें समर्थन जब देंगे जब पहले तुम हमारी मांगे पूरी करो। हम इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि पूर्ण स्वराज दो, पूर्ण स्वराज दो, तुम दे ही नहीं रहे, तो कुछ हमारी मांगे पूरी करो कि भारत को आजाद करो पहले, फिर हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों से बिना पूछे ही, बिना उनका समर्थन मांगे ही ये घोषणा कर दी कि भारत भी अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में शामिल है और भारत में जो ब्रिटिश सेना होती थी, भारतीय लोगों को लड़ने भी भेज दिया विदेशों में जबरदस्ती। तो देखिए फिर क्या हुआ, कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में जो 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार थी ना, उन्होंने छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया विरोध में। अब आंदोलन करेंगे तुमने बिना हमसे पूछे, हम सरकार है, यहाँ की राज्य सरकारें हैं भारत की, तो हमसे आप पूछ ही नहीं रहे और आपने बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मार्च 1940 में, अब देखिए एक नई समस्या आएगी, युद्ध चलता रहेगा, अंग्रेज दबाव में है, तो अंग्रेज भारतीयों से बात करेंगे कि यार युद्ध में समर्थन दे दो, बताओ क्या चाहिए, हम युद्ध के बाद ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, युद्ध के बाद कर देंगे, पहले हमें समर्थन दो। भारतीय क्या कहेंगे? नहीं, युद्ध के बाद नहीं, जो करना है पहले करो, फिर हम तुम्हें समर्थन देंगे। तो अब प्रेशर में कौन है? अंग्रेज। और भारतीयों से समझौता कौन करना चाह रहे हैं? आगे आके अंग्रेज। लेकिन एक नई समस्या अब यहां पर शुरू हो गई, वो थी अलग एक देश पाकिस्तान की मांग। 1933 में एक मुस्लिम व्यक्ति था चौधरी रहमत अली, जो इंग्लैंड में पढ़ता था, उसने कह दिया कि मुसलमानों को तो एक अलग देश ले लेना चाहिए भारत से, और वो कौन सा है? पाकिस्तान। और मुस्लिम लीग का 1940 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमानों को तो एक अलग देश चाहिए, भारत के टुकड़े कर दो, बांट दो, विभाजन कर दो और वो पाकिस्तान मुसलमानों का देश बना दो। देखिए मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग की, मतलब अलग एक स्वायत्तता, एक स्वतंत्र देश बनाओ, वो कौन सा है? पाकिस्तान। तो मतलब अब लड़ाई केवल भारतीय और अंग्रेजों के बीच नहीं होगी, अब लड़ाई 3 ध्रुवों में होगी। वो कौन कौन से हैं? अब संघर्ष किन किन के बीच? कांग्रेस है जो अंग्रेजों से लड़ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस को किससे लड़ना पड़ेगा?
मुस्लिम लीग से भी। कांग्रेस कहेगी कि देश का विभाजन नहीं होने देंगे और मुस्लिम लीग कहेगी कि अलग देश लेके ही रहेंगे। तो इस तरह अब संघर्ष होगा कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन के बीच। इसी समय अंग्रेज सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, वो कौन सा था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेज विश्व युद्ध में लगातार हार रहे हैं, 39 में शुरू हो गया, 3 साल चलते हो गए। हिटलर है जर्मनी का, वो अंग्रेजों को हरा रहा है हर मोर्चे पे। अंग्रेज चाहते हैं कि भारतीय पूरे तरीके से हमें समर्थन करें, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सेना में भर्ती हों और लड़ने आए अंग्रेजों के पक्ष में और हर तरह से समर्थन करें। इसलिए अंग्रेजों ने कुछ लोगों को, कुछ अंग्रेज अधिकारियों को भेजा कि जाओ भारतीयों से बात करो, उनको क्या चाहिए वो उनकी मांगें पूरी करो और युद्ध में उनका समर्थन मांगो। और ये जो मंडल भेजा, इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसलिए इसे क्या कहा गया? क्रिप्स प्रस्ताव, जो 1942 में भारत में आया। और ये है स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ये बात कर रहे हैं गांधी जी और अन्य कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर रहे थे और कहते हैं कि युद्ध में समर्थन दो और युद्ध के बाद आपकी सारी मांगें पूरी करेंगे, युद्ध के बाद तुमको अलग एक स्वतंत्र देश बना देंगे, मुसलमानों को भी अलग पाकिस्तान दे देंगे, बहुत सारी बातें कही। तो गांधी जी ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, युद्ध के बाद नहीं, अभी दे दो, आगे की तारीख का चेक मत फाड़ो, अभी दे दो जो देना है। तो क्रिप्स प्रस्तावों को ये कहते हुए गांधी जी ने स्वीकार कर दिया कि नहीं, आगे की तारीख, आगे क्या देंगे ये मत कहो, तो अगली तारीख का चेक मत दो, अभी दे दो जो देना है। तो गांधी जी ने किन प्रस्तावों के बारे में कहा था? उत्तर तिथीय चेक, क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आगे का घटनाक्रम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।